नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज मिड डे मुद्दा में हम 8 घंटे बाद के उस हालात के बारे में चर्चा करेंगे जो ट्रंप की धमकी के बाद पैदा हुआ। 38 दिन हो गए युद्ध के। 38 दिन के बाद आज दोनों तरफ से, जो ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आ रहे हैं और जो ट्रंप ने ताजा बयान दिया है, ये दोनों को अगर एक साथ रख के देखें तो लगता है कि आज कयामत की रात होगी। खामेनेई का स्टेटमेंट रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। मुस्तफा खामनेई का जब से सुप्रीम लीडर बनाया गया है, सिर्फ औपचारिक रूप से एक बार जो है उनका संदेश आया था, वो सामने नहीं आए थे। लेकिन इस बार उनका विस्तृत संदेश आया है और ट्रंप के लिए वो अलर्ट है, चेतावनी है कि तुम टारगेट किलिंग करके ईरान को नहीं हरा पाओगे, हत्या करके ईरान को नहीं हरा पाओगे। जितनी हत्याएं करनी है कर लो, ईरान युद्ध में पीछे नहीं हटने वाला है। लेकिन उससे बड़ी बात, आज रात 8 बजे ट्रंप का अल्टीमेटम खत्म हो रहा है। और अल्टीमेटम खत्म होने से पहले फिर वो गीदड़ भभकी कहें या जो भी उसकी हकीकत में तब्दील करने की मंशा है, वो अभी समझेंगे चर्चा में। उसने फिर कहा है कि एक ही रात में हम पूरे ईरान को तबाह कर देंगे, सिंगल, एक नाइट, एक रात। यानी वो आज की रात तबाही की रात। और तबाही की रात से पहले अमेरिका ने शायद दुनिया को एक मैसेज देने के लिए आईआरजीसी के अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर पर तेहरान में B2 बमबर्षक से जोरदार बमबारी की है। ये B2 जो है, इससे जो बम गिराए जाते हैं, ये जो होता है बंकर बस्टर बम, वो गिराए जाते हैं। बंकर बस्टर मतलब हम हिंदी में उसको कहते हैं धरती फोड़ बम। तो धरती फोड़ बम गिराए जाते हैं। वो अल्टीमेटम का टाइम खत्म होने से पहले गिरा करके उसने हिंट कर दिया है कि यही जो है B2 बमबर्षक काम आएंगे। और हो सकता है पूरी रात जो परमाणु ठिकाने हैं उन पर बमबारी करे B2 बमबर्षक से। हालांकि उन ठिकानों को तब भी तबाह करना नामुमकिन के करीब है। लेकिन उधर वो अगर धरती फोड़ बम लोड कर रहा है तो इधर ईरान का वो जो है मिसाइल का स्टॉक पाइल, जिसके बारे में CIA से लेके मोसाद तक सब फेल हो गए उसका अंदाजा लगाने में कि वो स्टॉक पाइल है कितना बड़ा, कितनी मिसाइलें हैं। खबर यह है कि हजारों मिसाइलें और ड्रोन रेडी कर दिया है, एकदम अलर्ट मोड में कर दिया ईरान ने कि जैसे ही अमेरिका ईरान में तबाही शुरू करेगा, ईरान पूरे मिडिल ईस्ट को भस्म कर देगा, स्वाहा कर देगा। मतलब फिर वो आखिरी वेव होगी, जो वेव अभी तक अलग अलग चल रही है, वो वेव उस टाइप की होगी जिसमें एक साथ पूरे मिडिल ईस्ट के जो 8-9 देश हैं उसके आसपास, खासकर जहां पर अमेरिकी बेस है, उन सब पर अटैक करेगा। ट्रंप पर खामनेई जिस तरह से आग बबूला है, वह भी ईरान के आगे के रुख को स्पष्ट करता है। भाव को ले आइए जरा, मैं एक लाइन से इस खबर पर, आज जो कयामत की रात है, स्वागत है भाव, उस पर जरा नजर डालें कि क्या किसकी तैयारी है। लाइए भैया, हेडलाइन शुरू करिए लाना। ईरान को एक रात में कर देंगे तबाह, अल्टीमेटम खत्म होने से पहले ट्रंप की नई धमकी। होर्मुज पर दिया बड़ा बयान। होर्मुज पर बयान, वो भी मतलब किसी जोक से कम नहीं है। एक रात में पूरा ईरान तबाह कर देंगे, ट्रंप की ये बात सुनते ही फायर आईआरजीसी। कहा हार का डर, पूरी ताकत से लड़ेंगे। आगे चलिए, आगे चलिए। होर्मुज में जो अभी उसमें था ना हेडलाइन में कि होर्मुज पर कहीं बड़ी बात, अभी हमें लिख देते हैं बड़ी बात, ये नहीं कहते हैं कि होर्मुज पर जो है फिर से सेखी बघारी या फजीहत करवाई अपनी। कह रहा है कि होर्मुज में टोल वसूलने का अधिकार हमारा है। डोनाल्ड ट्रंप ने किया ईरान पर जीत का दावा। ये जो अभी सेखी का अभियान चला, उसमें इसने कहा कि हमने ईरान पर बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है और होर्मुज पर तो टोल वसूलने का हक अब हमारा है। जब इतनी बड़ी जीत हासिल कर ली है तो आज रात में क्या करने के लिए जो है तबाही मचाओगे?
जब इतनी बड़ी जीत ही हासिल कर ली, बचे कुछ नहीं है, अब होर्मुज से टोल वसूलने की नौबत पे हो, टोल तुमको चाहिए और खोले ईरान। मतलब कितना कंट्राडिक्टरी है। ऐसा ऐसा मसखरा या ऐसा शुद्ध कहे तो बेहुदा इंसान धरती पर नहीं जन्मा था। हमको लगा था कि एक कोई है, लेकिन इसने उसको पीछे छोड़ दिया। इतना बेहुदा इंसान कहता है, एक तरफ कहता है कि होर्मुज खोल दे भाई, दूसरी तरफ कहता है हम बड़ी जीत हासिल कर चुके हैं, टोल वसूलेंगे। मतलब गजब है। अमेरिकी लोग झेल रहे हैं, उनको भी उनको सत सत नमन उनको है। हमको आशीष जी, भारतीयों को आपने नमन करना है। अपने हाँ। भारत में उसके लिए एक कहावत है, गांव बसे नहीं भीख मांगने वाले पहले आ गए। मतलब अभी होर्मुज खुला नहीं, ये टैक्स कलेक्शन के टोल वसूलने की बात करने लगा है। जिससे कह रहा है हाथ जोड़ करके कि भाई टोल खोल दो, उसे कह रहा है कि उस पर हमने जीत हासिल की है, टोल हम वसूलेंगे। जब तुम्हारे सब तुम टोल वसूलोगे, तुम जीत हासिल कर लिए, तो ईरान क्या करने के लिए जा रहे हो फिर? आगे देखिए जरा, अगला लाइए 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 लाइए। ईरान को एक ही रात में खत्म किया जा सकता है, मंगलवार की रात संभव। ये मंगलवार, आज ही मंगलवार है। अब देखते हैं कि मंगल को क्या होता है, अमंगल किसका होता है। जब सुनवाइए इस नॉनसेंस आदमी को। And we're here today to celebrate the success of one of the largest, most complex, most harrowing combat searches. I guess you would call it a search and rescue mission ever attempted by the military. Generally, when planes are knocked down in war, especially when you're fighting a strong group, an evil group, you can't really do this because you send in 200 men to pick up one. And it's something that's usually not attempted as much as you want to attempt. And bad things happen to that one or two. And in this case, we did two, and it might not have been attempted before, but we did. And we had great talent, but we got a little luck too, I would say. And we were helped by a lot of people, a lot of great people. And it was an honor to be involved with it. It's very historic. This is a rescue that's very historic. It'll go down in the books. Late Thursday night, an American F-15 fighter jet went down deep inside enemy territory in Iran while participating in Operation Epic Fury, where we're doing unbelievably well, well at a level that nobody's ever seen before. The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. ये आखिर में बिल्कुल आप सुनो कि इसने आखिर में बोल ही दिया उसको कि द एंटायर कंट्री कैन बी टेकन आउट इन वन नाइट एंड दैट नाइट माइट बी टुमारो नाइट, यानी मंगलवार। मैं हंसा आशीष जी उस बात पे कि nobody has ever done that which we have done. वाकई एक आदमी बचाने के लिए 5 आदमी का शहादत किसी ने नहीं दी। एक प्लेन के उड़ने पे, यानी एक प्लेन के डाउन होने पे 2 बड़े प्लेन और 2 चॉपर और डाउन करवाने की स्थिति में ये अमेरिका ने पहली बार ही किया। ट्रम्प झूठ नहीं बोल रहे। और पता नहीं आपके पास वो वक्तव्य है कि नहीं, कि मैं कुछ अखबारों में अभी पढ़ रहा था, खासकर मराठी अखबारों में बड़े प्रोमिनेंटली दिया है उन्होंने। उसने कहा, साथ में ये भी कहा कि जो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन था उसमें कोई खबर लीक हुई है और कोई उनका एक आदमी हमारे यहाँ है, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। मतलब CIA और मोसाद ये अब ईरान में पेनिट्रेट नहीं कर पाए, लेकिन ईरान के पास कौन सी एजेंसी है कि जो व्हाइट हाउस में पेनिट्रेट कर गई और व्हाइट हाउस से इंफॉर्मेशन लीक हुई कि ये, या पेंटागन से इंफॉर्मेशन लीक हुई कि ऑपरेशन होने वाला है। क्योंकि अब क्या है, ईरान ने जब वीडियो रिलीज किए, फोटोग्राफ रिलीज किए, तो अब आप इससे बच नहीं सकते कि 5 लोग हमारे मारे गए हैं, 2 चॉपर मारे गए हैं, 2 130 मारे गए हैं, वो 10 डाउन हुए हैं, विमान 10 10 विमान। विमान। हाँ, तो अब इसमें ये जब एक्सेप्ट करेंगे तो उसकी एक खींच और है कि हमारा ही कोई लंका भेदी है, उसको छोड़ेंगे नहीं। मतलब नहीं तो हमारा ऑपरेशन समझ में नहीं आता किसी को। मतलब क्या, आप एक तरफ बोलते कि ऐसा ऑपरेशन किसी ने नहीं किया, दूसरी तरफ बोलते हैं कि लीक हुआ, चौथी तरफ बोलते हैं कि युद्ध में विमान गिरते ही है, फिर पांचवी तरफ बोलते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं है। अरे कुछ भी नहीं है तो गिराए कैसे? ऑटोमेटिक थोड़ी गिर रहे। इसके पूरे वक्तव्य में इतना कॉन्ट्रडिक्शन है
ये कॉन्ट्रडिक्शन आशीष इसके अस्थिर मानसिक स्तर को दर्शाता है और वाकई इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। अब इस पे दया आने लगी है क्योंकि खासकर पूरे अमेरिका भी शॉक्ड है, पूरा यूरोप शॉक्ड है जिस हिसाब से कि परसों के दिन इसने जो गाली गलौज करके जो बात की, उसको कोई समझ ही नहीं पाया कि ये आदमी इस लायक है ही नहीं व्हाइट हाउस के लायक। गलती से एक छिछोरे को अपने व्हाइट हाउस में बिठा दिया, बंदर के हाथ में वस्त्रा दिया, तो अब मत सोचिए कि किसको लगेगी। वो खुद को भी काटता है, लगवाता है, खुद को भी जख्मी करता है, दूसरों को भी जख्मी करता है। ऐसी स्थिति उसकी हो गई है। तो आज के डेट में तो ये इसका, आप मुझे बताइए, हारमुज को लेके 2028 से मैं तो चाहता हूं कि एक आप कार्यक्रम करिए आशीष जी, थोड़ा सा रिसर्च वालों को बोल के कि 2028 से मतलब 28 फरवरी से लेके कल तक इसने हारमुज पे कितने स्टेटमेंट दिए, सिर्फ हारमुज पे, छोड़ दिए ईरान। एक तो हारमुज कोई बंद नहीं कर सकता हमारे होते हुए, फिर हारमुज बंद हो गया तो हम देखते हैं कैसे नहीं खोलता, हम वार्निंग दे रहे हैं हमारी नेवी घुस जाएगी, फिर देखिए हम आर्मी उतारेंगे, फिर हारमुज अलग हो गया, फिर मैं कहता हूं हारमुज खोलो, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा, फिर उन्होंने हारमुज खोलने का मान लिया है, मुझे 4 टैंकर की भी दिए है, ठीक है, फिर हारमुज खोलो, फिर मत खोलो, हमको क्या लेना देना, जिसको हारमुज से तेल निकालना हो जाए वो जा जाए। इसके बीच में विश्व के सारे देशों को, अरे हारमुज खुलवाओ, आ जाओ यार, तुम्हारा भी जहाज अटका हुआ है, सब मिलके करते हैं, कोई नहीं आए तो बोले क्या लगता है इनके भरोसे हूं क्या, मैं खुद ही खोल लूंगा, फिर हमें क्यों खोलना है, हमें कोई जरूरत ही नहीं है, तुम ही खोल लो, हमको हारमुज नहीं कोई मतलब ही नहीं, हारमुज नहीं खोले तो भी ठीक है, हमने काम कर लिया, हमारा हो गया काम, हम जा रहे हैं। फिर दूसरे दिन हारमुज खोलो, नहीं तो देख लो, हारमुज अब 48 घंटे में खोलो, हमने जीत हासिल किया है, अब हारमुज से टोल हम वसूलेंगे, अरे हारमुज खोलो यार, मतलब अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी जिसका साउंड माइंड जिसको कहते हैं, जो मेडिटेशन कर रहा होगा योगा वाला, जिसको तो हम साउंड माइंड का करते हैं, वो भी इसका 28 से लेके आज तक के वक्तव्यों से वो खुद मानसिक रोगी हो जाएगा कि हैंडबुक खोलो, खोलो नहीं खोलो, खोलो मतलब नहीं है, मतलब है टोल वसूलूंगा, मैंने जीत लिया, नहीं जीत लिया, अब खोलो, मतलब इसकी पोजीशन खुद, अब इसको ही पता नहीं है कि इस युद्ध में ये किस पोजीशन पे है, क्या अपर हैंड है, क्या मार खाया हुआ है, क्या वहां से निकलना चाहता है, क्या ईरान को कब्जा करना चाहता है, क्या पूरे विश्व का बाप बनना, ये नॉट एट ऑल क्लियर। इसलिए स्टॉक मार्केट को भी उस दिन हमने कहा था, आप ही के प्रोग्राम में आपने भी कहा था कि ये जितना बोलता है ये या तो स्टॉक मार्केट मैनिपुलेट करने के लिए बोलता है, तो इसके ट्रैप में मत आएगा। लेकिन क्या है, मार्केट में जितने भी व्यापारी है, मतलब सटोरिये जितने भी है, तेजड़िए हो या मंदड़िए हो, तो तेजी का खेलते हैं या मंदी का खेलते हैं, ये छोटे से धागे को पकड़ के भी, छोटे से धागे को पकड़ के ये मार्केट मैनिपुलेट करने का प्रयास करते हैं। ये शुद्ध रूप से सट्टे का खेल है। अभी सटोरिया हावी है, इसलिए जो तेजी दो मंदी, अभी उछला था, हमने कहा कि ये भाई कुछ नहीं होने वाला है इसका, उसने संधि कर दी और हमको बोल दिया, मतलब जब ईरान, हम तो ईरान को देखो ना, इस सीज फायर में 2 पार्टियां होगी ना, दूसरे पार्टी की तरफ से खुद ही बोलना कि उनने मान लिया, उनने मुझे सर्वोच्च नेता मान लिया, और ये इनके इस बेवकूफ की बात मार्केट मानता है, फिर उछलता है 700 पॉइंट। आज फिर 4 लाख, सुबह खुलते से ही 4 लाख करोड़ गए भारत के स्टॉक मार्केट से। ये फिर मैं कह रहा हूं, कोई इन्वेस्टर सुन रहे होंगे सीरियसली, तो भाई साहब यदि आपने इन्वेस्ट किया है तो होल्डिंग करके रखो, और होल्डिंग लंबा करना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ी तेजी आई तो सब बेच के स्टॉक मार्केट का किताब बंद करो, डीमैट अकाउंट बंद करो, क्योंकि ये युद्ध लंबा चलेगा। ये युद्ध अमेरिका, इजराइल, ईरान का नहीं है, ये युद्ध ईरान और इजराइल का है। ये तो बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना आ गया बीच में, ये वापस जाएगा,
ये युद्ध चलेगा। और हरमुज पहले जैसा नहीं रहेगा। जो ईरान ने कहा वो मान लीजिए, कल आशीष जी वो ने बहुत बढ़िया कार्यक्रम लाया था, जिसमें अब चीन भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। इस युद्ध में हम ये नहीं देख रहे कि एक देश अपने आप को सुपर पावर बनाने के, विश्व का सुपर पावर बनाने के जद में है। ये पूरा ये युद्ध सिर्फ खाड़ी देशों का, 3 देशों का नहीं है, पूरा विश्व चेस बोर्ड पे आ गया है। हाँ, अब इसमें सब है। भारत भी है। और हमें देखना है कहां चलना क्या। यदि एक हाथी साइड से चुपचाप चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, जिसको हम हाथी कहो या ड्रैगन कहो, वो आगे जाके कब चेक कर देगा, चेकमेट कर देगा और गेम खत्म कर देगा, पता नहीं। हम तो सिर्फ राजा वजीर देख रहे हैं, बाकी को भी देखना जरूरी है। ये ग्रैंड मास्टरों का देश है। इसमें इतनी समझ नहीं हमारे नेताओं में, हालांकि वो तो ग्रैंड मास्टर छोड़ो, उनको ग्रैंड मास्टर कौन है तो यही नहीं समझ में आ रहा है। वो खुद ही ग्रैंड मास्टर कहेंगे और कहेंगे कि चेस से मेरा बहुत पुराना ताल्लुकात है, फिर वो अपना संबंध निकालेंगे। मदारियों को आप ग्रैंड मास्टर की तुलना मत रखिए, मदारी नहीं, भी मैं बता हमको नहीं, तुलना नहीं कर रहा हूँ बाप। मैं तो ये कह रहा हूँ आशीष कि इनको ग्रैंड मास्टर भी मालूम है कि नहीं मालूम है, क्योंकि ये चेस हमारे से भी देश अपना रिलेशन निकालेंगे। दोनों है ना हमारे देश में, एक तरफ ग्रैंड मास्टर है तो एक तरफ मदारी भी हैं, चौराहे चौराहे पे मदारी खेल दिखाते हैं। बस जरा आगे बस ये धमकी पर अब ईरान का रिएक्शन समझना जरूरी है कि इतना कि आज कयामत की रात होगी। अब जरा आइए भैया आगे बढ़िए खबर में। तो ईरान टारगेट हत्याओं से नहीं डरेगा, मुस्तफा खामनेई। बहुत दिन बाद आपने मुस्तफा खामनेई का स्टेटमेंट और रिएक्शन देखा होगा। जब बात आ गई कि एक रात में ईरान खत्म कर देंगे, तो फिर मुस्तफा खामनेई का स्टेटमेंट आया कि ईरान टारगेट हत्याओं से नहीं डरेगा, युद्ध विराम प्रस्ताव खारिज। अब चलो, अब तुमने कहा कि एक रात में खत्म कर देंगे, तो इससे बढ़िया मौका कौन दे सकता है कि सुप्रीम लीडर कह रहा है कि जाओ खारिज, गेट आउट, गेट लॉस्ट, अब जाओ तुम खत्म करो, आगे चलो, आगे बढ़ो। आईआरजीसी, अभी अलग अलग देखिए ईरान में क्या क्या रिएक्शन है। आईआरजीसी के प्रवक्ता, बेसिकली यही आईआरजीसी ही सब कुछ ईरान में डिसाइड कर रही है। आईआरजीसी के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फिकारी ने ट्रंप की धमकियों को बेबुनियाद बताया और आक्रामक कार्रवाई जारी रखने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अभद्र बयानबाजी और अहंकार से गतिरोध पैदा हुआ है और इसका मकसद अमेरिकी सैन्य नाकामियों को जायज ठहराना है। जो उसका फेल्योर है उसको लीपने के लिए पूरा पूरा इतना अंड बंड बक रहा है वो। चलो वही आगे चलो। जुल्फिकारी ने कहा कि इन बयानों का अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जारी आक्रामक और निर्णायक अभियानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऐसी बयानबाजी से पश्चिमी एशिया में अमेरिका की हार की भरपाई नहीं हो पाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिका इजराइल का हर कदम उनकी पिछली हारों में एक और हार जोड़ देगा। आगे चलिए, ये खामनेई का स्टेटमेंट देखिए। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने टेलीग्राम पर पोस्ट कर कहा, ईरान में सैन्य हमले और सेना को कमजोर करने की कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। उन्होंने यह भी साफ किया कि देश में हत्या और क्राइम से ईरान के मिलिट्री ऑपरेशन प्रभावित नहीं होंगे। यानी कई बार क्या एक मैसेज जाता है, हमारे यहाँ तो ज्यादा ही ढोल बजता है, इंटेलिजेंस चीफ को मार दिया, खत्म, आईआरजीसी खत्म। मतलब जितना ये ट्रंप के कई बार आगे चले जाते हैं हमारे यहाँ वाले, खत्म। अमेरिका की मीडिया अगर देख ले सब तो लिटरली बताए शब्द अब इस्तेमाल करना पड़ता है, मजबूरी हो गई, अब तो मजबूरी हो गई, ये थूकने लायक भी नहीं है। ये स्थिति है अमेरिका में। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कल ही, जिसमें सेखी बघार रहा था, अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम्स का रिपोर्टर उसको वहां पर बेइज्जत किया। उसने सवाल किया क्या कि जो आप ये इंफ्रा ब्रिज और पावर स्टेशन उड़ाने की बात कर रहे हो, ये तो वार क्राइम है, वार क्राइम कहा जा रहा है। तो पता उसने जवाब में क्या कहा ट्रंप ने? कहा किस उससे हो, कहा न्यूयॉर्क टाइम्स। कहा न्यूयॉर्क टाइम्स की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, अब लोग पढ़ना कम कर दिए हैं। ये सोचिए जवाब है। वो न्यूयॉर्क टाइम्स की औकात थी कि उसने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि तुम वार क्राइम करने जा रहे हो क्या, ये इसको वार अरे क्राइम कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा। हमारे यहाँ ऐसा किसी ने सवाल पूछा
तो जवाब देने वाले के पहले हमारे चैनल वाले चिल्लाना शुरू कर देते हैं, एंकर और एंकरनिया जितने भी चीयर लीडर है, देशद्रोह, पाकिस्तान के लिए बात कर रहा है, पाकिस्तान का फेवर कर रहा है, ये पाकिस्तान से पैसा लेता है, ये गद्दार है, ये हिंदू नहीं है। नहीं, पत्रकारिता गद्दार का तो धर्म निभाने के लिए, पत्रकारिता का धर्म निभाने के लिए पत्रकारी होना पड़ता है। जो चाटुकार है, जो दरबारी है, जो गुलाम है, जो पामीरियन बन के घूम रहे हैं, उनसे पत्रकारिता अपेक्षा भी नहीं कर सकते आप। ये सवाल पूछता है एंकर, अरे आप कैसा कह सकते हो पाकिस्तान ऐसा कह रहा है, पाकिस्तान दुश्मन है हमारा। ये राष्ट्रवाद के आड़ में छुपे गद्दारों की फौज है, गद्दार, असली इस देश के गद्दार है सब। ये राष्ट्रवाद नहीं है, राष्ट्र की लगी हुई दिमक है। इस राष्ट्र को, ये संविधान को राष्ट्रवाद नहीं, एक कार्यक्रम मैंने टीवी में देखा था कि कौन सा ऐसा कौन लगाती है वोट करके, तो ये राष्ट्रवाद नहीं है, ये राष्ट्र वोट है, ये राष्ट्र का वोट लगा रहे हैं, राष्ट्र का वोट लगाते हुए एक कार्यक्रम आया था देश के शायद सबसे बड़े चैनल पर कि वोट लगाती एक एंकर थी, एंकरों का नाम तो नहीं लेना है कि उनको जो है उनका वैसे ही ख्याति बहुत है, तो वोट लगाती फलानी, तो उसका जो है वो वाट जो है, उस वाट को आज आज से आप लोग राष्ट्र, जो लोग समझते हैं राष्ट्रवाद, वो कहिए कि राष्ट्रवाद तो अलग होता है। यहाँ पर राष्ट्रवाद देखिए, हमारे साथ आप बैठिए राष्ट्रवाद देखने के लिए, ये सब राष्ट्र का वाट लगा रहे हैं, राष्ट्रवाद है ये। चलिए आगे जरा बढ़िए, आगे बढ़िए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक रात में ईरान को तबाह करने की धमकी पर तेहरान ने पलटवार किया है। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबाफ के सलाहकार महदी मोहम्मदी ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि हम पीछे नहीं हटेंगे, ट्रंप के पास करीब 20 घंटे का समय बाकी है, या तो उनको ईरान के सामने झुकना होगा, नहीं तो उनके सहयोगियों को खत्म कर दिया जाएगा। ये ईरान का रुख है। आगे बढ़िए, चलिए। ये जो है ईरान ने इस वक्त में फिर से, ये इसमें लेटेस्ट एक एडिशन है, ये टाइम भी आप देख सकते हैं, ये मतलब इसमें, अच्छा इसमें तो टाइम नहीं है, ये आज की सुबह की खबर है। ईरान 10 पॉइंट प्रपोजल डिमांड्स एन एंड टू अटैक एंड सैंक्शंस। ये पहले आपने 3 शर्तें देखी थी, फिर 6 शर्त पे आए, 5 शर्त दुनिया चर्चा करने लगी। आज जब वो कह रहे हैं कि हम ईरान खत्म कर देंगे, तो इन्होंने 10 शर्त कर दी। लो, तुम डील डील चिल्लाते रहो, अब 2 शर्त, 3 शर्त, 5 शर्त, 6 शर्त नहीं, अब 10 शर्तें होंगी। और आज की ताज्जुब है कि उन्होंने ये शर्तें पाकिस्तान के थ्रू ट्रंप को बता दी, जिसको ये दलाल कह रहे थे हमारे देश के। जिस पाकिस्तान को दलाल कह रहे थे, ईरान ने भारत को नहीं, पाकिस्तान को मीडियम मानते हुए उसको बोला कि ये 10 पॉइंट पहुंचा देना ट्रंप को, क्योंकि वो जानता है पाकिस्तान की अहमियत ट्रंप के पास क्या है, और ये भी जानता है कि भारत की अहमियत क्या है। पाकिस्तान कम से कम बराबरी से ट्रंप से बोल सकता है, क्योंकि ट्रंप के परिवार का इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में है। तो ट्रंप भी उनके पास अटका हुआ है, ये ट्रंप के पास अटके हुए हैं। लेकिन भारत तो उल्टा है, भारत तो बिल्कुल गुलाम है, तो गुलामों को नहीं दिया जा सकता ये अधिकार कि जाओ और आप ट्रंप, नहीं तो बोले ये बहुत बड़े ट्रंप के दोस्त बनते ना। ईरान को भी ईरान ने कह दिया कि वी कंसिडर इंडिया एज अ फ्रेंड, तो उन्होंने भारत को बोला होता कि आप जरा ये 10 पॉइंट दे दे, बता देना अमेरिका को। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को इंटरमीडिएट किया, जिसको ये अमेरिका के दलाल, जिसको दलाल कह रहे थे। ये हमारे यहाँ का मंत्रियों का स्टैंडर्ड है। मतलब मुझे कई बार कोफ्त आती है कि जितने आईएफएस होते हैं, क्योंकि सिविल सर्विसेज में कहा जाता है आशीष, जो सबसे ऊपर का क्रीम है वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जाता है, उसके बाद आईएएस, उसके बाद आईपीएस, फिर उसके बाद आईआरएस, फिर उसके बाद रेलवेज और ऑडिट और अलग अलग व्यवस्था, फॉरेस्ट। तो ये कैसे आईएफएस बने कुछ लोग? मुझे बाकी आईएफएस पे को देखते हुए मुझे दया आती है कि ऐसा कैसा कुपड़ आदमी है जो एम्बेसडर रह चुका है देश का कई जगह, विदेश सचिव रहा है। इसकी भाषा देखिए, ये विदेश सचिव रहा है,
विश्व गुरु कैसे बना, इससे तो बना है भाऊ। 10 शर्तें भी जरा देख लीजिए, 10 शर्तें कि क्या होगा भाई। कयामत की रात का इंतजार सब कर रहे हैं, तो देखिए ट्रम्प साहब ने कहा है कयामत की रात। ईरान का 10 पॉइंट काउंटर प्रपोजल क्या है युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका के सामने डिमांड, होर्मुज से हिजबुल्लाह तक शामिल। जरा लाइए पॉइंट दिखाइए, पॉइंट दिखाइए। देखिए, पहला, ईरान पर सभी हमले रोकने की मांग। दूसरा, सभी प्रतिबंधों से राहत। 47 साल से सैंक्शंस में है, कह सभी प्रतिबंधों से राहत। तीसरा, भविष्य में फिर हमले न करने की गारंटी। चौथा, इजरायली हमले रोकने की मांग। इजरायली हमले रोकने की मांग में क्या है आगे देख लीजिए, हिजबुल्लाह समेत। मतलब जो इजराइल ईरान में हमले कर रहा है वही नहीं, जो लेबनान में कर रहा है वो भी रोकना है। लेबनान में ही कर रहा है वो भी रोकना है। उसके बाद पुनर्निर्माण में मदद, यानी जो हर्जाना मांग रहा था वो भी देना होगा। उसके बाद होर्मुज में शिपिंग पर नियंत्रण, इसको भी आप स्वीकार करिए कि होर्मुज पर ईरान का नियंत्रण होगा। उसके बाद ईरान प्रति जहाज $20 मिलियन शुल्क के साथ होर्मुज स्ट्रेट खोलेगा। अब बताओ, ये अगर इतने 10 शर्तें मान लिया तो उसके बाद तो फिर ये भी इसके 11वीं शर्त जोड़ लेना चाहिए कि ईरान का ही सुप्रीम लीडर अमेरिका भी चलाएगा। इसके बाद अमेरिका के पास कुछ बचा नहीं, भी यही जोड़ना पड़ेगा कि अब अमेरिका के भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर मुस्तफा खामनेई दस्तखत करेंगे। इतने भर बचा है। ये सोचिए कितना अमेरिका को लाइटली ले रहा है ईरान। ये इस युद्ध का अब तक का अंजाम है कि इतना लाइटली ले रहा है। क्यों? उसकी पीछे वजह है, उसके पीछे वजह है। ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसको भाऊ यहां से एकदम आप मान लीजिए कि यहां से एक नई खबर पे हम आते हैं। दरअसल जब डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को दहशत में डाल रहा है कि हम एक ईरान जैसे 9 करोड़ के मुल्क को रातों रात खत्म कर देंगे, तबाह कर देंगे, पूरी दुनिया ने अमेरिका को लात मार के अकेला कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल आइसोलेटेड है अमेरिका। कैसे है मैं आपको खबर दिखाता हूं, कुछ भी हमारा जबानी नहीं रहेगा सब। ये देखिए, यूके विल रिफ्यूज ट्रम्प एक्सेस टू ब्रिटिश बेसेज फॉर इरानियन ब्रिज स्ट्राइक्स। जो ये इंफ्रा पर अटैक करने के लिए कहा है उसमें यूके की तरफ से इसको रिफ्यूज किया जाएगा। ये खबर आ चुकी है कि जो भी इंफ्रा पर, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक के लिए मना किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण जो बेस हैं, मिडिल ईस्ट अगर चपेट में आ गया, बाकी देश वैसे ही बाकी देश में करीब करीब नॉन फंक्शनल हो चुके हैं सभी जो बेस हैं, चाहे वो कतर का हो चाहे बहरीन का हो, सब नॉन फंक्शनल हो चुके हैं। अब इनके लिए सबसे मजबूत था क्या, जो यूएस के बेस हैं। यूएस बेस ही इनका एक सहारा थे कि यूएस बेस से ये अटैक जब बड़े पैमाने पर तबाही का अटैक करेंगे तो यूएस बेस से करेंगे। वो चाहे जिबूती से करें, चाहे 4000 किलोमीटर दूर वाले बेस जहां तक ईरान की मिसाइल पहुंच गई थी, वो सब यूके बेस हैं सब। करना पड़ेगा। तो और यूके के कई बेस यूरोपियन उसमें भी हैं क्षेत्र में, जिसका इस्तेमाल ये करना चाहते थे, उसको रिफ्यूज करेंगे। और ये आइसोलेशन जो हुआ है, इस आइसोलेशन का सीधा असर ट्रंप के दिमाग पर पड़ा है। भाऊ ने भी कहा था कि ट्रंप का जो है ये मेंटल ट्रीटमेंट होना चाहिए। इसका नहीं हो पाएगा मेंटल ट्रीटमेंट। जितना आपने बयान इसके गिना दिए बदलते हुए, डॉक्टर ही पागल हो जाएगा। वो भी कहने लगेगा कि होर्मुज पे टोल मैं लूंगा। जो डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट करने आएगा आधे घंटे बाद कहेगा होर्मुज पर हमारा अधिकार है, मेरा अधिकार है। वो इसी से लड़ने लगेगा कि ट्रंप तुम हटो, होर्मुज पर मेरा अधिकार है, मैं डॉक्टर डेंग। तो वो उसको ही पागल कर देगा। इसका इलाज कोई नहीं है। इसका इलाज हमारे यहाँ गांव कहते हैं कौन कौन सा ट्रीटमेंट होता है, कंबल ट्रीटमेंट और कौन कौन सा बेल्ट ट्रीटमेंट टाइप में, वही सब हो सकता है और कोई ट्रीटमेंट इसका नहीं है। चलिए जरा सुनवाइए ट्रंप को, इसकी मानसिक स्थिति समझिएगा आप, सुनवाइए। To the victor go the spoils, and we don't have that. We haven't had that in this country probably in 100 years, because even the Second World War, you look at the Second World War,
We didn't have it with the Second World. We helped rebuild all those countries. We rebuilt Germany. How about Germany telling us that, well, it's not their war. We had nothing to do with it. They wanted me to go and tell them everything I was doing. We didn't know anything about it. Well, if I would have told them, they would have leaked it, and we wouldn't have been nearly as successful, possibly, right? सोचिए, जर्मनी जैसे साथी को कह रहा है कि हमने जर्मनी को बनाया है, वी रिबिल्ट जर्मनी एंड नाउ जर्मनी टेल्स अस इट्स नॉट This is देयर not their वॉर। war. हाँ, वो ये कहता जो है कि है वो उनकी अपेक्षा ये थी कि मैं जर्मनी को बताऊं कि मैं क्या क्या कर रहा हूं, और हाँ, मैं और उनको लिख दो। बताता तो वो लीक कर देते। हाँ, ये जर्मनी को अपना साथी, विश्वसनीय साथी नहीं मानती, हम्म। और फिर ये तो कहते हैं कि गद्दार जर्मनी हमारे साथ है। ये तो गद्दार जासूस गद्दार भेदिया बता रहा है, विभीषण बता रहा है उसको, वो विभीषण जर्मनी बता अब रहा इसके है, साथ आएगा है। क्या? और नहीं, हाँ, देखिए कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, यदि जर्मनी पे विश्वास ही नहीं है हाँ, तो जर्मनी, वो स्थिति तब होती कि जर्मनी खुद ज्वाइन करना चाहता और अमेरिका कहता कि इट इज नॉट योर वॉर, डोंट ज्वाइन अस, और फिर दुनिया को बताता कैसे विश्वास रखें इनके ऊपर, ये साथ में आएंगे, ये लंका भेदी है, हमको डुबा देंगे। ये उल्टा है। बोले मैंने जर्मनी को बोला, उन्हें कहा कि हम नहीं आएंगे, दिस इज नॉट आवर वॉर। बताओ, हमने जर्मनी को बनाया, जर्मनी ऐसी बात करते हैं। वो चाहते कि मैं उनसे बातें शेयर करूं, वो तो लीक कर देंगे। अरे भाई, लीक करने वाला इतना अविश्वास है तो फिर साथ में क्यों चाहिए? बुला क्यों रहे मतलब थे? इस आदमी का वाकई, इसको डॉक्टर जो इलाज करेगा वो खुद ही कहेगा हार्मोन्स का मैं मालिक हूं बाहर आके। लोग बोलेंगे कि कैसी तबीयत है अभी ट्रम्प साहब की? नहीं, मैं चेक नहीं कर पाया क्योंकि अब हार्मोन्स मुझे कंट्रोल करना है। डॉक्टर साहब, आपका हार्मोन्स से क्या मतलब? अरे, अब मैं हार्मोन्स से टोल वसूलूंगा? बोलेंगे बाबा इसका भी इलाज करवा। सही नहीं कहा फिर वो आपने, बिल्कुल। चेन रिएक्शन चालू हो जाएगा, कोई किसी हाँ, सब हाँ। पगलाएंगे। अगला लाइए, अगला बताओ, तो सुनवाइए। पूरा हॉस्पिटल हार्मोन्स का मालिक हो गया। हाँ, अगली बाइट लाइए, देखिए स्थिति। Yesterday in your Truth Social, you called the Iranians crazy bastards. True. What is your response to critics who say that I it don't is- care about critics. What is your response to critics who say that it is your mental health that should perhaps be examined as this war Well, continues? I haven't heard that. But if that's the case, you're going to have more people like me, because our country was being ripped off on trade, on everything for many years until I came along. So if that's the case, you're going to have more people. मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन लगता है मजबूरी में नाम लेना पड़ेगा। ये जितने एंकर और एंकरानियां हैं इस सवाल को सुनेंगे, अगर शर्म आए तो कभी अपने वाले से भी सवाल पूछ लेना। जितने हैं वो मतलब क्या कहें, नाम मुंह पे आता है रोक लेना पड़ता है। अर्णव से लेके अंजना, चित्रा, जितने हैं सब कभी सुन लेना। क्या पूछा उस रिपोर्टर ने? यू कॉल्ड द इरानियंस क्रेजी बास्टर्ड, तो कह रहा है ट्रू। तो उस रिपोर्टर ने कहा कि व्हाट इज योर रिस्पॉन्स टू क्रिटिक्स हु सेज, जो है जो आलोचक आपके बारे में सवाल कर रहे हैं, और हु सेज के आगे यहाँ पर तो जो ट्रांसक्रिप्ट है उसकी इंग्लिश में, उसमें तो रोक दिया है, लेकिन आगे उसने, रिपोर्टर ने कहा कि आपकी मेंटल हेल्थ पर सवाल अब उठ रहे हैं, आपकी मेंटल हेल्थ पर आप ऐसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बोल रहा है कि आई डोंट केयर अबाउट क्रिटिक्स। मेरे जैसे और लोग, मेरे ही जैसे मतलब ऐसे ही बदतमीज बेहुदा टाइप और लोग होने चाहिए अमेरिका में। एक बार और सुन लीजिए, इसको सुन लीजिए। ये इस देश में जो कथित पत्रकार हैं, कथित पत्रकार, उनके लिए है। कथित पत्रकार ऑब्लिक दलाल, उनके लिए। चलाइए इसको दोबारा एक बार चलाइए। Yesterday in your Truth Social, you called the Iranians crazy bastards. True. What is your response to critics who say that I it don't is- care about critics. What is your response to critics who say that it is your mental health that should perhaps be examined as this war Well, continues? I haven't heard that. But if that's the case, you're going to have more people like me, because our country was being ripped off on trade, on everything for many years until I came along. So if that's the case, you're going to have more people. क्या बोल रहा है कि our country has been ripped off for trade and so many things before I come। मतलब अमेरिका बहुत बुरी स्थिति में था, तब भी अमेरिका दुनिया पे राज करता था, तब भी डॉलर राज करता था। ये आने के बाद और तकलीफ हो गई।
इसकी मूर्खता के आलम देखिए। अभी हेमंत विश्व शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के प्रवक्ता, जिसने उनके पत्नी के पासपोर्ट और प्रॉपर्टी को लेके कुछ कागज मार्केट में दिए, कुछ प्रूफ और आरोप लगाए, इस आरोप का जवाब देने के बजाय उन्होंने उसको गाली दी, हाँ, गांडू का। मैं शब्द यूज करता हूं क्योंकि कुछ ये शब्द हमारी संस्कृति, मेरा संस्कृति नहीं है, मेरा ना आशीष जी का है, ना लोग ये न्यूज लॉन्चर का है, लेकिन कुछ शब्द आपके सामने आने चाहिए ताकि सनद रहे कि हमारे यहां भी कैसे सन की है। आज के डेट तक कोई माय का लाल उसको पूछेगा नहीं कि इस शब्द का उपयोग एक मुख्यमंत्री कैसा कर सकता है। कोई एंकर नहीं होकर इतनी हिम्मत नहीं है। जिस गृह उनकी मंत्री ने औकात है। जिस गृह मंत्री ने लोकसभा के पटल पर साला ये गाली दी है, उसको पूछने की किसी की हिम्मत नहीं होगी किसी कॉन्क्लेव में, क्योंकि ऐसे तो इंटरव्यू किसी को देते नहीं हो। वो कॉन्क्लेव में ही बुलाए जाते हैं, और कॉन्क्लेव में बुलाए जाने के बाद आपने कॉन्क्लेव का यदि देखा तो बिल्कुल चरणों में गिरे रहते हैं कॉन्क्लेव में, और विपक्ष को बखिया उगाड़ने का काम करते हैं इस कॉन्क्लेव में, बेइज्जत करने का। तो उस कॉन्क्लेव में किसी ने तो ये सवाल नहीं पूछा। कॉन्क्लेव का पैसा कौन देता है? वही मालिक ही तो देता है। कॉन्क्लेव करवाओ, मुझे बुलाओ, बेइज्जत करो विपक्ष को। हाँ, अरे ये सब ये तो यही धंधा तो है। तो इनका कभी किसी ने सवाल नहीं पूछा कि कैसा शब्द का उपयोग किया तुमने मुख्यमंत्री होते हुए। आपके पास सत्ता है, डबल इंजन की सरकार है, अभी चुनाव भी चल रहे, तो क्या हुआ, चुनाव आयोग भी आपका है, ट्रिपल इंजन की सरकार है वहां पे तो आसाम में। जाइए उठाइए उसको, कोर्ट में ले जाइए। चलिए, उसने जो उसको तो आरोप अभी लगाए उसका जवाब तो दिया नहीं, उसको गाली गया दिया। ये गाली, लेकिन वहां पर गाली सवाल पूछा जा रहा है। अगला लाइए, लाइए वहां फटाफट चला दीजिए। वहां पत्रकारिता में सभ्यता है, संस्कृति है, इसलिए सवाल पूछते हैं। कुछ नहीं, रीढ़ है, सभ्यता संस्कृति यहाँ ना हो, रीढ़ यहाँ है, जो रीढ़ लोग होनी चाहिए। यहाँ जो लोग हेमंत विश्व शर्मा को महिमा मंडित करेंगे और ये सवाल पूछने से परहेज करेंगे कि आपने ऐसा कैसा बोला, नहीं, रीढ़ ये चलाओ भैया, चलाओ। President, you voiced your displeasure with NATO in the past. Is there a danger to the U.S. not being the de facto of the leader of the alliance, and then other powers within the alliance then getting the decision making when it comes to wars and nuclear weapons? No, it's not a danger. Look, we went to NATO. I didn't ask very strongly. I just said, hey, if you want to help, great. No, we will not help. I said, that's all right. You don't want to help? Because I've always said NATO's a paper tiger. See, NATO's a paper tiger. Putin's not afraid of NATO. Putin's afraid of us, very afraid of us. And he's explained it to me a lot of times. I got to know him very well. I know him very well. NATO's a paper tiger. NATO is us. इसको अंतरिक्ष में उड़ा देना चाहिए अब। पुतिन इससे बहुत बार बता चुका है कि वो केवल इससे डरता है। फिर पत्रकार को सैल्यूट, फिर उस पत्रकार को सैल्यूट। सवाल ही ऐसा पूछा उसने कि आप सब लोगों को मदद मांग रहे, कोई आपको मदद नहीं दे रहा है। नाटो ने मना कर दिया। उन्हें कहा कि हाँ, मैंने नाटो को बोला आ सकते होते, आ जाओ। उन्हें कहा नहीं, हम नहीं आएंगे। और क्या फर्क पड़ता है? पेपर टाइगर में तो कब से कह रहा हूं कि पेपर टाइगर है, इनमें हिम्मत ही नहीं है। जब वो पेपर टाइगर है तो उसको बोलते ही क्यों हो कि साथ में आ जाओ। मैं मानता हूं कि नाटो खुद आया होता, अरे हम साथ में आना चाहते, आ जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है पेपर टाइगर के मायने। लेकिन आप खुद कहो कि नाटो ने हमको आना चाहिए साथ में, नाटो बोले हम नहीं आएंगे, तो तुम पेपर टाइगर हो। तुम्हारी कुछ मतलब, ये अंगूर खट्टे वाली जो बात है, हाथ अंगूर नहीं आए तो खट्टे, हाथ आ गया तो अंगूर खाने आया था। और हर रोज हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जोकर एंटरटेनमेंट का एक पूरा पैकेज देता है। अगला दुर्भाग्य है अमेरिका का व्हाइट हाउस जो पूरे विश्व के लिए नीति तय करता है, व्हाइट हाउस जिसके पूरे पृथ्वी के तमाम देश उसके तरफ देखते हैं, चाहे उसके साथ हो या ना हो। व्हाइट हाउस की नीतियां क्या कहती है, वो व्हाइट हाउस अब स्टैंड अप कॉमेडियंस का मंच हो गया है। अब खाली भारत के लिए तय करेगा और कहीं नहीं। आप आगे सुनिए, आखिरी है
ये जापान और कोरिया के लोग सुन लें, बहुत इन सब प्रगाढ़ मित्र हैं, इनसे ज्यादा कोई दोस्त अच्छा करीब वाला बहुत कम ही होंगे। जापान और जापान ने तो इसके कहने पे मिसाइल तैनात की चाइना के खिलाफ, और अपने ही देश में अपना विरोध करवा लिया। जापान और साउथ कोरिया इस पे क्या कह रहा है सुनिए, इसीलिए इसके आइसोलेशन और पागलपन का प्रमाण हम लेके आए हैं। चलिए। Not just NATO. You know who else didn't help us? South Korea didn't help us. You know who else didn't help us? Australia didn't help us. You know who else didn't help us? Japan. We've got 50,000 soldiers in Japan to protect them from North Korea. We have 45,000 soldiers in South Korea to protect us from Kim Jong-un, who I get along with very well, as you know. Do you notice he said very nice things about me? He used to call Joe Biden a mentally retarded person, okay? So ये मेंटली रिटार्डेड दूसरे को बता रहा है। ये कहता है कि किम जोंग मेरे बारे में बहुत अच्छी बात करता है। देखिए उल्टी गंगा, किम जोंग मेरे बारे में बहुत अच्छी बात करता है। वो तो पहले जॉय बाइडेन को रिटार्डेड, मेंटल रिटार्डेड बोलता था। बताओ, इनका इलाज किम जोंग ही कर पाएगा। जो आप डॉक्टर तलाश रहे थे, वो डॉक्टर का नाम है डॉक्टर किम जोंग उन, वही कर पाएगा। एक बार ये किम जोंग से मिलने चला गया था, सोचिए, सुपर पावर का सुपर पावरफुल प्रेसिडेंट पिछले कार्यकाल में, सिंगापुर, और उसने बिल्कुल मुंह पे 2 तमाचे मार के वापस भेजा था। हाँ, वहां से चला आया था गाल सहलाते हुए। ये बताइए, कह रहा है जापान में 50,000 सैनिक रखे हैं, उसके रक्षा के लिए उसने हमारा साथ नहीं दिया। साउथ कोरिया में 45,000 रखे हैं, उसने हमारा साथ नहीं दिया। ऑस्ट्रेलिया ने हमारा साथ नहीं दिया। ऐसे आदमी को माइक पर, कैमरे पर बोलने के बजाय अपने गिरेबान में एक बार झांकना चाहिए कि वो क्या ऐसा, वो कितना बड़ा, कितना निकृष्ट आदमी होगा, कितना बड़ा, मतलब बदतमीज निकृष्ट होगा कि उसका कोई दोस्त नहीं है। घर में जिस बेटे को घर से वो कर दिया जाए, बेदखल कर दिया जाए, वो इतना होगा ना कि वो जुआरी होगा, शराबी होगा, यास होगा, सब कुछ होगा। वही है ये। इसको जापान ने मना कर दिया, अपने मुंह से बोल रहा, मैंने कुछ नहीं बोला ना भाऊ ने। जापान ने इसको मना किया, साउथ कोरिया ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने। नहीं, इसको भी वो मास्टर स्ट्रोक समझता है। मतलब हमारा मीडिया यदि अमेरिका में होता तो इसको मास्टर स्ट्रोक कहता। वो कहता है कि साउथ कोरिया ने मदद नहीं की, ऑस्ट्रेलिया ने मदद नहीं की। बताइए, वो तो छोड़िए, जापान या हमारे 50,000 सैनिक उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें मदद करने से मना कर दिया। बताइए, मतलब मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं। चलिए, अभी तो इस कार्यक्रम को ही रोकते हैं। बहुत जो है ट्रंप की जो है कहानी में बड़ा लंबा हो गया, लेकिन आज हम लगातार 8 बजे पर नजर रखे रहेंगे बिल्कुल कि क्या ये करता है। और इस बार अगर ये फुस हुआ तो आप ये समझ लीजिए कि इसको बच्चे टीप मार के भागेंगे, जैसे गांव में होता है ना, बच्चे छोटे छोटे होते हैं गांव में, एक आध आदमी टारगेट करते हैं, पीछे मुंडी से मार के भाग जाते हैं। जितने बार ये खाली धमकियां देगा, उतना ईरान अंदर से और स्ट्रांग होके आ रहा है। ईरान के IRGC को, ईरान के जनता को ये समझ में आ रहा है कि ये खाली हवाबाज है, जो इसका आभा निर्माण की थी ये मीडिया है, पेपर टाइगर सही मायने में ये साबित हो रहा है। चलिए आते हैं फिर। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।